मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन भारत, जो कि ल्यूसेंट की बुक है 2024 की। ठीक है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट थॉट हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और मैं अंडरलाइन करूँगी, तो आप चाहें तो अपने एक नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह भी कहा जाता था। बाबर का शासनकाल कितना रहा था? तो बाबर का शासनकाल जो है 1526 से 1530 के बीच में 30 तक रहा था। इसका जन्म जो है 1483 में हुआ था, और इसके पिता जो थे उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें हुमायूं के बारे में ज़्यादातर प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाबर ने भारत पर, पूछा जाता है कितनी बार आक्रमण किया था, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो था 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने जो है बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। इसको याद रखिएगा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ युद्ध दे रखे हैं बाबर के द्वारा लड़े गए, तो ये पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। विजयी इन चारों युद्ध में बाबर ही हुआ था। ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था, और उसके बाद में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। चंदेरी का 29 जून और 1528 में, सन एक साल के बाद की है। इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के युद्ध स्थल में भी मारा गया था। हुमायूं ने जो है कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी जाती है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक एक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत जहां के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की समझौता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की थी, जिसके अनुसार नुसरत जहां ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का जो है वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के, ये तो हो गया था। इसके बाद में जो है बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर भी दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा जो थी तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है किस में लिखी थी? तुर्की में इसकी रचना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि बाबर की आत्मकथा जो बाबरनामा है वो किस भाषा में है। ठीक है, किस में इसकी रचना की गई थी, जिसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया था। अक्सर वे बाग दीवार से घिरे हुए होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भाग में विभाजित आयताकार अहाते से स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक नोट करने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से शुरू हुई थी। अगर पूछा जाए
कि चारबाग बनाने की परंपरा कब से किसके काल में शुरू हुई थी, तो अकबर के समय से शुरू हुई थी। ठीक है। बाबर को मुंबईयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। जन्मदाता बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। ठीक है। हुमायूं का जो है शासनकाल 1530 से 1556 तक रहा। और नसीरुद्दीन, इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने जो है अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में ही कर दिया था। इसने कामरान को काबुल, जो उसका भाई था कामरान, उसको काबुल दे दिया था। गंधार, मिर्ज़ा अस्करी और संबल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवार और मेवाड़ की जागीरें दे दी थी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदखशा प्रदेश दिया था। इसके बाद में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी 1533 में। चौसा का युद्ध पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। 25 जून 1539 में हुआ था और शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर खां की पदवी को ग्रहण कर लिया था। इसके बाद में बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध, ये भी पेपर में पूछा गया है। ये 17 मई 1540 में हुआ था और ये आपके शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं जो है पराजित हुआ था और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद में बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहाँ उसने जो है 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। निर्वासन के समय हुमायूं ने जो है हिंदौल के आध्यात्मिक गुरु फारसी वासी शिया और मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ 4 प्रमुख युद्ध हैं, क्रम से दिए गए हैं और क्रम से क्वेश्चन में कभी कभी आते भी हैं। ठीक है, कि क्रमानुसार लगाइए। तो उनमें सबसे पहला युद्ध है आपका देवरा, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। फिर चौसा का युद्ध है, ठीक है, फिर बिलग्राम है और फिर सरहिंद का युद्ध है। 4 युद्ध जो हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए थे, इसको याद रख लीजिएगा। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय जो है शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, तो सीढ़ियों के गिरने से हुई थी और भाई कहाँ पे गिरे थे, तो ये पुस्तकालय से गिर गए थे। हुमायूं के बारे में इतिहासकार का लेनपुल में कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी में गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है, क्योंकि हुमायूं नामा के नाम से लोग लिख देते हैं हुमायूं ने की थी, नो, ये गुलबदन बेगम ने की थी और ये कई बार पेपर में पूछी भी गई है। ठीक है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शेर शाह की। तो शेर शाह सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था और इसका शासनकाल जो है 1540 से 1545 ओनली 5 साल तक ही रहा था। और डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ में स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 में शेर खां का जन्म हुआ। इसके बाद में परमात्मा शरण का विचार की शेर खां का जन्म 1472 में हुआ है। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। ये सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे और फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था, इसलिए इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बखार खां लोहनी ने इन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी थी। ठीक है, यानी कि इनका नाम तभी से शेर खां पड़ गया था। शेर खां बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को ही हो गई। मृत्यु के समय उक्का नाम का एक आगन्य शास्त्र चला रहा था, जो कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के संबंध का प्रथम उदाहरण है। शेर शाह का मकबरा पूछा जाता है पेपर में, तो ये सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। ठीक है,
रोहतासगढ़ किला और किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के ही द्वारा हुआ है, इसको याद रखिएगा। और शेर शाह ने ही रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह रहा है। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग भी किया है। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेर शाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसके बाद में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने ही जारी किया था। तो भाई ये याद रखिएगा कि चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था, तो ये शेर शाह ने जारी किया था। चांदी के रुपये और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो है 1:64 का था। अब आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के समय तांबे के अन्य भी सिक्के थे जिनका नाम अधौला, पावला, दमड़ी और जीतल। ठीक है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी जो है शेर शाह ने की थी। और शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र की पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है, इम्पोर्टेंट है। और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। अब बात करते हैं अकबर की, तो इनका शासनकाल जो है 1556 से 1605 तक रहा। सम्राट अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा 20 साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और उसका राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर अकबर के कुछ समकालीन शासक दिए रखे हैं। रानी एलिजाबेथ और इनका शासनकाल बताया है, ये देख लीजिएगा। अकबर का शिक्षक जो है अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां जो था वह 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा और वह बदकाशा का निवासी था। इसे प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर को विजयी हुई थे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पानीपत की ये तो हो गया। फिर 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी और 1562 में हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था अकबर ने। ठीक है, फिर आया पानीपत का दूसरी लड़ाई, ये तो हो गया। इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून कब हुआ था ये पूछा जाता है, तो 18 जून 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो था मान सिंह और आशफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगानी फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को और जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना भी शुरू कराई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान जो थे राजा टोडरमल और 1580 में दहसार बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है।
अब यहाँ पे बात करते हैं अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहे हैं? अब्दुल समद। और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब अकबर द्वारा जीते गए कुछ प्रदेश बताए गए हैं, तो ये पूरा है, इनमें कुछ पूछे भी जाते हैं, तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ूंगी तो टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद में है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में खानदेश अली खां 1591 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की और दौलताबाद चांद बीबी प्रदेश, ये तो भी ऐसा कुछ नहीं पेपर में पूछा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने किया था 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा 1571 में। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आ चुकी हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण जो है भी 1571 में हुआ था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई थी और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा जो है 1579। दीन इलाही की स्थापना आपकी 1582। इलाही संबत की शुरुआत जो है 1583 और राजधानी लाहौर को स्थानांतरित किया था 1585 में। ठीक है, दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के कौन थे? चित्रकार थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज, बहादुर बाबा, रामदास, बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम रामतनु पांडे था और ये ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। ये बीन बजाते थे और इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हा। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। कंठाभरण, बाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अगर पूछा जाए कंठाभरण या फिर बाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी थी, तो ये तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकबर के काल में स्वामी हरिदास जी एक महान संगीतज्ञ थे और ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे और एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु भी थे। जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं, ये भी प्रचलित है। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। दास्तान ए अमीर हमज़ा और हज़्ज़ा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। ठीक है, ये क्या है पेपर में पूछा जाए तो ये प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है के नाम से प्रसिद्ध है और ये मुग़ल चित्रशाला का सबसे पहला अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा हमीर हमज़ा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है और इस पांडुलिपि का चित्रण जो है मीर सैयद अली और अब्दुस्मद और नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया है। ठीक है, और इसमें अकबर के काल में ये पूर्ण हुआ था। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे थे और अंतिम रूप में चित्रित करने का कार्य अब्दुस्मद ने किया था। इसके चित्र को चित्रपट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं, जो याद रखिएगा। इनमें है आपका एक तो दिल्ली, हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना और इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन थे, तो अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अबुल हज़र का बड़ा भाई फैज़ी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया था। इसे फ़ारसी काव्य का मास्टर भी माना जाता है। अबुल फजल ने अकबर नामा की ग्रंथ की रचना की और वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास का अमीर उल कमरा की उपाधि की थी और यूसुफ जाइयों में विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई थी। सलीम यानी कि जहांगीर का ही नाम था के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है,
मुगल सम्राट अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और नकीब खां, अब्दुल कादिर और रामायण महाभारत फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक भी रखा गया था। इसके बाद में निज़ामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट में योग वशिष्ठ एवं फारसी अनुवाद किया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन में कई बार आया भी है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय नरहरि महापात्र की उपाधि दी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मत और जड़ी कलाम की उपाधि मोहम्मद सेन कश्मीरी को दी थी। ठीक है। अकबर नकारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा भी गया है। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। इसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह उ अकबर और जल्लेह जलाहू तथा दूसरी की ओर टकसाल का नाम अंकित है। इसके चांदी के एक अन्य सिक्के पे एक भाग धनुधारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर राम सिंह शब्द अंकित है। ठीक है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति भी अंकित की है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम जो 24 अक्टूबर को 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि उन्होंने धारण की थी, यानी गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक जहांगीरा नामक आत्मकथा पूरा करने का श्रेय मोतविंद खां को जाता है। ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरोध विद्रोह किया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ था और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है। और खुसरो गुरु से गोविंदवाल से मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा ग्यारस बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम जो था मेहरुनिशा था। ये भी पेपर में पूछा गया है। और 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुल बेग की शेर अफगान की उपाधि धारण की थी और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवेराज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिशा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे भाई। इसके बाद में जो है जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। इत्माद उद दौला की उपाधि धारण की और ईरानियों को उच्च पद प्राप्त किया। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी और जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, ये याद रखिएगा। महमद खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक है। उसके बाद में भाई जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। उद मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। उद दौला का मकबरा मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमर से निर्मित है और सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। ठीक है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस
जो कि प्रथम अंग्रेज थे। सर टॉमस रो, विलियम फ्रेंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी और पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे। फिर आते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठे थे और इसमें इनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं बता रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग देखेंगे नहीं। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद पर और महाबत खां को खाना की उपाधि धारण की थी। इन्होंने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर बनवाया था। तो उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसर बीणा बजाते हुए चित्रित किए गए थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का भी स्वर्णयुग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, नोट रखिएगा। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीशा महल, ये सब शाहजहाँ के शासनकाल में वही हुए थे। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।